कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मैं जानबूझकर हर बोनस क्वेश्चन सही करता हूँ, बस विलो से दूर रहने के लिए। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकलता हूँ, विलो की सहेलियां मुझ पर हंसने लगती हैं। इवन विलो का अच्छा नहीं गया, वे कहती हैं, आज दोपहर ब्लैंक पेपर जमा करना, नहीं तो उसकी पूजा करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। फिर पूरा झुंड ठहाके लगाने लगता है। मैं विलो को देखता हूँ, उसके चेहरे पर घिन साफ नजर आती है और मैं सिर हिलाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ, लेकिन अंदर से सोच रहा हूँ, जो उसका एस बनना चाहे बने। मैं उसकी सेवा करना छोड़ता हूँ। मैं मुड़ता हूँ और फैमिली स्टूअर्ड को कॉल करता हूँ। उसके परिवार की हर तरह की मदद तुरंत बंद करो, सबको बाहर निकाल दो। विलो मुझे 99 बार कॉल करती है, गुस्से से तड़पती हुई। मैं एक भी नहीं उठाता। अब वो घबरा रही है। ये जल्दी पहले कहाँ थी? अपनी पिछली जिंदगी में मैं शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा था और मैंने अपने ही ड्राइवर की बेटी के पीछे खुद को झोंक दिया। उससे शादी करने के लिए मैंने वो कंपनी उसे दे दी जो मेरे पिता ने मुझे दी थी, लेकिन मेरा पैसा खर्च करते करते वो किसी और से प्यार करती रही। उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक प्यारी गर्लफ्रेंड की तरह नवाजा, जबकि मेरे साथ अपने निजी नौकर जैसा व्यवहार किया। उसकी शादी के दिन मैंने उसे कॉल किया, इलाज के लिए पैसे उधार लेने की उम्मीद में। इन सालों में तुम मुझसे चिपके रहे, उसने ठंडे स्वर में कहा। यह एक नाइटमेयर था, कृपया मुझसे दूर रहो। जब मैं मर रहा था, मैंने उस औरत को देखा जो मुझे थामे हुई थी, और आखिरकार समझ आया कि वो सुनहरा सर्कल जिसे मैंने एक बार ठुकरा दिया था, वो हमेशा से मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैंने आंखें खोली, मैं वापस अपने सीनियर ईयर ऑफ हाई स्कूल में हूँ। अपनी डेस्क पर झपकी ले रहा हूँ। विलो मुझे झकझोर कर जगाती है। जूलियन का पेट फिर से खराब है, जाओ उसके लिए स्टमक मेडिसिन लो, फिर कैफेटेरिया से उसका खाना लाओ, उसे एक्स्ट्रा मीट दो, वह बहुत दुबला है, उसे ज़रूरत है। जूलियन अपनी डेस्क पर लुढ़का पड़ा है। चारों ओर उसकी परवाह करने वाले क्लासमेट्स का झुंड है। उसका पेट दर्द करता है और सभी चिंतित हैं, और जाहिर है विलो सबसे ज़्यादा चिंतित है। वे दोनों हमेशा क्लास में दूसरे नंबर पर रहते हैं। बाकी सबकी नज़र में वे परफेक्ट मैच हैं, गोल्डन कपल। और मैं बस विलो का बेदिमाग एस हूँ। हर क्लास में झपकी लेता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ, पीरियड्स के बीच खाना पानी लाता हूँ। अब जब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने दोबारा जन्म लिया है, विलो के चेहरे पर वही भाव देखकर बस हंसने का मन करता है। वो समझती क्या है खुद को, मेरे साथ ऐसा बर्ताव करके? मुझे खाली खड़ा देखकर विलो झल्लाती है, अभी तक खड़े क्यों हो? जाओ अभी, जल्दी वापस आओ। वो जूलियन के पास जाती है और धीरे से उसकी पीठ थपथपाती है। जूलियन मेरी तरफ देखता है। एवन को जाने दो। नहीं, मुझे खुद जाना चाहिए। चिंता क्यों? उसे ये सब करना अच्छा लगता है। अगर मैं उसे नहीं जाने दूंगी तो वो वाकई उदास हो जाएगा, है ना? वो मेरी तरफ देखती है। मैं होंठ भींचता हूँ और बिना एक शब्द बोले कैफेटेरिया की ओर चल देता हूँ। इस बार मैं लाइन में लगता हूँ और 2 पूरे खाने ऑर्डर करता हूँ। बगल में एक क्लासमेट मुस्कुराती है। कैंपस क्वीन विलो के लिए फिर से खाना लाने जा रहे हों, लेकिन उसे जूलियन जैसे लोग पसंद हैं, कोई उसके जितना ही आउटस्टैंडिंग। वो तुम जैसे किसी को दोबारा देखेगी भी नहीं। और तुम हो क्या आखिर? क्या तुम बस नौकर के बेटे नहीं हो? हर रोज उसके साथ स्कूल जाते हो और सच में सोचते हो एक दिन उससे शादी करोगे। जागो, तुम जैसा बेवकूफ और बेकार लड़का उसके घर का नौकर बनकर रहेगा। उसके कपड़े धोएगा, फर्श साफ करेगा, उसके आने वाले बच्चों के डायपर बदलेगा। मैं हंसता हूँ गुस्से में। तो विलो इन सबको बताती रही है कि मैं नौकर का बेटा हूँ। पहले सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उससे प्यार था। मैं उसे हर रोज अपनी कार में स्कूल छोड़ता और लाता था। लेकिन अब सबकी नज़र में विलो बन गई है रईस बेटी और मैं हूँ नौकर का बेटा। मेरी बात सुनकर क्लासमेट आंखें घुमाती हैं। और क्या होगे तुम? बस जल्दी से उसका खाना ले जाओ, देर मत करो। वो फिर हंसती है और आसपास के सब लोग भी मेरे एस वाले बर्ताव और मेरे भ्रम का मजाक उड़ाते हुए। तभी घंटी बजती है। मैं कैफेटेरिया से निकलता हूँ, लेकिन क्लास की तरफ नहीं जाता। मैं फ्लावर बेड के पास बैठ जाता हूँ और दोनों खाने खुद खा लेता हूँ। मुझे याद भी नहीं कब आखिरी बार ढंग से खाया था। अपने पास पैसे न होने की वजह से मैं कभी कुछ अच्छा नहीं खरीद सकता था। मैं हमेशा बाजार के बंद होने से ठीक पहले जाता था। वही सब्जियां उठाता था जो कोई नहीं चाहता था। मीट का तो सपना भी नहीं था। दोनों खाने खत्म करता हूँ और भूख थोड़ी कम होती है। जब तक क्लास में वापस पहुँचता हूँ, पहली घंटी बज चुकी होती है। विलो मुझे अंदर आते देखती है और चिड़चिड़ा कर बोलती है, अब तक कहाँ थे? मेडिसिन कहाँ है? कौन सी मेडिसिन? मैं उसे ठंडी नज़र से देखता हूँ। मेरी पुरानी गर्मजोशी जरा भी नहीं बची। विलो मुझे झुंझलाकर घूरती है। जूलियन के लिए स्टमक मेडिसिन। मैंने तुम्हें बताया था उसका पेट दर्द कर रहा है। क्या तुम बहरे हो? इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते? मैं पेल चेहरे वाले जूलियन को देखता हूँ। उससे मेरा क्या रिश्ता है? उसकी मेडिसिन खरीदना मेरी जिम्मेदारी क्यों हो? जूलियन का परिवार साधारण है, लेकिन जब से विलो से मिला है उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। हर बार जब मेरे पिता मुझे कुछ अच्छी चीज़ देते हैं, विलो उसे सीधे जूलियन को दे देती है। अभी जूलियन की कलाई पर जो वॉच है वो मेरी है। ये दोनों मेरा कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मेरा पैसा खर्च करते हैं, मेरी हर चीज़ का मज़ा लेते हैं
और फिर भी मुझे नौकर की तरह हुक्म देते हैं। ठीक है, ठीक है। एवन, तमाशा करना है? अगर ऐसा ही है तो अगली बार मुझसे उम्मीद मत रखना। माफ़ी मांगने मत आना। मैं विलो को घूरता हूँ। उसकी बातें मुझे हास्यास्पद लगती हैं। माफ़ी मांगने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ेगी? मैंने क्या गलत किया? मुझे विलो से वापस बात करते देखकर सब पलट कर देखते हैं। क्या हो रहा है? इस एस ने रीढ़ निकाल ली क्या? यहाँ तक कि विलो एक पल के लिए जम जाती है, मुझे देखती है, याद करती है कि मैं उससे हर चीज़ के लिए कैसे गिड़गिड़ाता था। अगर हिम्मत है तो आज दोपहर मेरे साथ घर मत आना। मैं सिर हिलाता हूँ। ठीक है। मैं अपनी सीट पर चला जाता हूँ और बैठ जाता हूँ, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। लेकिन अंदर से मैं पहले ही मान चुका हूँ। जूलियन की डेस्कमेट वनेसा ये सब देखती है और जज बनने के लिए बीच में कूदती है। सीरियसली एवन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बस एक दवाई लानी थी, इतना भी नहीं कर सकते? देख नहीं रहे जूलियन, ठीक नहीं है? मैं उसे एक ठंडी नज़र से देखता हूँ। अगर इतनी परवाह है तो तुम अभी जाकर क्यों नहीं लाती? वेनेसा बेशर्मी से जवाब देती है। ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं क्यों जाऊं? और मैं क्यों जाऊं? जूलियन का मुझसे कोई लेना देना नहीं। वेनेसा मेरी तरफ उंगली उठाती है। तुम कैंपस क्वीन के घर के नौकर हो। कैंपस क्वीन के दोस्त के लिए दवाई लाना, क्या ये तुम्हारा काम नहीं है? उस पर मैं विलो की तरफ मुड़ता हूँ। विलो, क्या तुम लोगों को बता रही हो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूं? मैं उस पर नजर टिकाता हूं। विलो थोड़ा सा सिकुड़ती है। बेशक लोगों ने खुद अंदाजा लगाया, उसे हर रोज एक लग्जरी कार में आते देखकर अपने निष्कर्ष निकालते हुए। उसने कभी उन्हें सुधारा नहीं। वो कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि उसके पिता सिर्फ एक ड्राइवर हैं, कि वो मेरे घर के चौफर की बेटी है। मेडिसिन छोड़ो, मैं खुद खरीद लूंगी। विलो सोचती है कि चूंकि मुझे उससे प्यार है, जूलियन के लिए मेडिसिन न लाना काफी सामान्य लगता है। वो मुझे देखती है। और जो खाना तुमने ऑर्डर किया, अगर मेडिसिन नहीं लाए तो कम से कम खाना तो लाए होगे, है ना? और उसने एक क्लासमेट से सुना था कि मैंने अभी 2 पूरे खाने खरीदे। मैं फ्लैट टोन में जवाब देता हूँ। खा लिया? क्या तुमने दोनों खा लिए? विलो लगभग परेशान दिखती है। मैं सिर हिलाता हूँ। आगे बैठे क्लासमेट्स घिन से मेरी तरफ मुड़ते हैं। क्या तुम पिग हो? 2 पूरे खाने खत्म कर दिए? वे विलो की चापलूसी करने और मुझ पर नाक चढ़ाने के आदी हैं। पहले चूंकि वे सब विलो के दोस्त थे, मैं उन्हें फेस देता था। उसके किसी करीबी को नाराज नहीं करना चाहता था। उम्मीद रखता था कि वे उसके सामने मेरी तारीफ करेंगे। अब मुझे एहसास हुआ मैंने उन्हें बिगाड़ दिया था। हर बार जब विलो उन्हें खाना खिलाती थी, पैसे मेरे होते थे। क्या मैं अपने पैसों से खाता? 2 खाने तो कुछ भी नहीं, 20 खाने भी मेरा हक होते। क्लासमेट ये सुनती है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है और धीमे से बड़बड़ाती है। तुम्हारा पैसा? हाँ, तुम्हारे सारे पैसे वैसे भी कैंपस क्वीन के घर से ही आते हैं। मैं कोई सफाई नहीं देता, लेकिन बगल में विलो का पारा चढ़ रहा है, खासकर क्योंकि मैं उसके लिए खाना लाया ही नहीं, उसे बिना लंच के छोड़ दिया। उसका गुस्सा आखिरकार उबल पड़ता है। एवन, ये तुमने खुद मोल लिया है। देखते हैं इस बार कितना टिकते हो। वो उठती है, अपना सामान समेटती है और वनेसा जूलियन की डेस्कमेट की तरफ मुड़ती है। सीट बदल लो, तुम उसके साथ बैठो। हर बार जब वो मुझसे नाराज होती है, यही उसकी सजा होती है, मेरे बगल में बैठने से इनकार। आखिरकार उसका मेरे पास बैठना तो मैंने खुद गिड़गिड़ा कर मांगा था। वो मेरी ट्यूटर बनने वाली थी, मेरे बगल में बैठकर पढ़ाने के लिए। लेकिन अब पीछे देखता हूं तो विलो ने मुझे कभी कुछ असल में सिखाया नहीं। उसने बस हुक्म चलाए। उसे लगता है ये मुझे अभी भी डरा देगा। मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। विलो बिना लंच के और जूलियन पेट दर्द से परेशान वहां बैठे रहते हैं, खिड़की के पास मेरी तरफ अंधेरी नजरों से देखते हुए। इस बार विलो सच में बहुत गुस्से में है। उसे यकीन है कि जब मैं आखिरकार माफ़ी मांगने आऊँगा तो वो मुझे ये बताना नहीं भूलेगी कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। जब स्कूल छूटता है उस दोपहर, मुझे लेने के लिए भेजी गई मेबज गेट पर इंतज़ार कर रही है। मैं स्कूल गेट से निकलता हूँ और सीधे कार की तरफ जाता हूँ। अब तक पूरे स्कूल को पता है मैंने विलो को नाराज़ किया है। सब मेरे मुंह के बल गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे इतनी बेशर्मी से कार में बैठते देखकर वे कानाफूसी और इशारे करने से खुद को नहीं रोक पाते। क्या इसने कैंपस क्वीन को लंच देने से मना नहीं किया? इतनी हिम्मत कैसे है कि फिर भी उसके घर की कार में बैठ रहा है? ये तो बस नौकर का बेटा है, सोचता है क्या खुद को मालिक? विलो अभी तक आई भी नहीं और ये पहले से बैठ गया। विलो तो बहुत अच्छी है। अगर मुझे ऐसे बेशर्म से किसी नाकारे के बेटे से निपटना पड़ता तो मैं तो उसे कब का निकाल चुकी होती। सारी मजाक सुनकर मैं जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। बैठने के बाद मैं ड्राइवर को फ्लैट टोन में बोलता हूँ, ड्राइव करो। ड्राइवर मेरी तरफ देखता है, लेकिन मिस लेन अभी नहीं आई। थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। कभी कभी विलो स्टूडेंट काउंसिल के कामों की वजह से देर करती है और मैं हमेशा धैर्य से इंतज़ार करता था। उसे लगता था आज भी ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे ही मैं कार में बैठता हूँ, मैं उसे ड्राइव करने का हुक्म देता हूँ। ड्राइवर को मेरी बात न मानते और विलो का पक्ष लेते देखकर मुझे हंसी आती है। मिस्टर लेन, मेरे पिता का एक ही बेटा है, तुम्हारे घर से कोई बेटी कहाँ से आ गई? क्या विलो से झगड़ा हुआ? कोई बात नहीं सर, चिंता मत करो, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा।
कोई ज़रूरत नहीं, बस ड्राइव करो। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता और उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता। मिस्टर लेन हिचकिचाता है, मेरा हुक्म मानने से साफ मना करता है। वो जानता है मैं पहले विलो को नाराज़ करने से कितना डरता था। हर बार जब विलो कुछ कहती थी मैं कभी बहस नहीं करता था। अगर वो अभी भी मेरी बात अनदेखी करे तो उसे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा विलो थोड़ा डांटेगी, ये सोचकर कि मैं एक दिन घर की दौलत का वारिस बनूंगा और वो पैसा उसकी बेटी का होगा। ड्राइवर ने खुद को एक ड्राइवर समझना बंद कर दिया है। मेरे सामने किसी फ्यूचर फादर इन लॉ की तरह पेश आता है। ड्राइव करोगे या नहीं? मैं भौंचक्का होता हूँ। सच कहूँ तो मेरे पिता उसे बहुत पहले ही निकालना चाहते थे। ये सुनने के बाद कि वो पीठ पीछे जुआ खेलता है, मेरे पिता को लगा ऐसे इंसान पर घर में भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन तब मेरा दिमाग बादलों में था और मैं उसका बचाव करता रहा, ये सोचकर कि अगर वो रहेगा तो विलो चेन फैमिली के करीब रह सकेगी। मैंने उसके लिए सिफारिश की, यहाँ तक कि जोर देकर कहा कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। यही एकमात्र वजह है कि वो इतने समय से नौकरी में है और अब वो मुझे अपने मालिक को सुनने से मना कर रहा है। वे आ गईं। विलो को गेट पर देखकर मिस्टर लेन जल्दी से कार से बाहर निकलता है। विलो जूलियन को सहारा दिए हुए है। वे दोनों कार की तरफ चल रहे हैं जैसे मिस्टर लेन उनके लिए डोर खोलता है। विलो जूलियन को अंदर मदद करने वाली है क्योंकि उसे विलो पसंद है और वो उसके साथ घर जाना चाहता है। जूलियन हमेशा हमारे साथ आता है। ड्राइवर पहले जूलियन को छोड़ता था, फिर हमें घर। बस यही नहीं, हर सुबह मुझे जल्दी उठकर पहले जूलियन को पिकअप करना पड़ता था। जूलियन के अंदर बैठने से पहले ही मैं बोलता हूँ, क्या तुमने नहीं कहा था आज दोपहर मेरे साथ नहीं जाओगी? तो वो मेरी कार में क्यों बैठ रहा है? बाहर खड़े क्लासमेट्स फट पड़ते हैं। इसे क्या हो गया है? ये साफ कैंपस क्वीन की कार है। मालिक होने का नाटक कर रहा है। उसे साथ लाना पहले से एक फेवर था और अब वो दोस्त को भी नहीं बैठने देगा। सब एक साथ बोलते हैं और विलो का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं तुम्हें एक रास्ता दे रही हूं और तुम नहीं ले रहे। क्या जरूरी है ये सब? मैंने तो लंच वाली बात भी जाने दी। मैंने तुम्हें माफ करने का फैसला किया। इवन, क्या तुम सच में ये जारी रखोगे? मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। अपना घर जाने का रास्ता खुद ढूंढो, मेरे साथ मत जाओ। विलो का चेहरा पहले पीला पड़ता है, फिर गुस्से से लाल हो जाता है। वो जानती है सबकी नज़र में वो एक अमीर एरिस मानी जाती है। अगर वो अभी मेरी कार में नहीं बैठी तो उसका पूरा नाटक उजागर नहीं हो जाएगा। वो सीधे झुककर मुझे कार से बाहर खींचती है और जूलियन को अंदर धकेल देती है। विलो, इसे बहुत दूर मत ले जाओ। मैं मान लेता हूं कि उसने मुझे सच में परेशान कर दिया है। पहले की इतनी बातें हैं जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन अब उसके चेहरे पर वही भाव देखकर मुझे समझ नहीं आता मैंने इसे कैसे सहा और इसे कैसे शानदार समझा। विलो मुझे अनदेखा करती है, साफ मुझसे कोई तर्क नहीं करना चाहती। ड्राइव करो, वो अपने पिता से कहती है और मिस्टर लेन सच में चल देता है। मैं वहां खड़ा रह जाता हूं। देख रही भीड़ ठहाके लगाती है। सही हुआ, इसी के लायक था। कैसा बेवजह बेशर्म है। मैं अपना फ़ोन निकालता हूं जो विलो ने कभी खुद के लिए खरीदा था, एक सस्ता नोकिया। उसे खुश करने के लिए मैंने एक बार उसे वो स्मार्टफोन दे दिया था जो मेरे पिता ने मेरे बर्थडे पर दिया था और बदले में ये पुराना नोकिया ले लिया। तब मुझे लगा था इससे उसका अहंकार बचेगा। अब इस टूटे फूटे फ़ोन को देखकर बस बेतुका लगता है। मैं फिर भी अपने पिता को डायल करता हूँ। ज़्यादा देर नहीं, जो मेबच अभी गई थी वो वापस आ जाती है, गेट पर रुकती है। मिस्टर लेन बाहर निकलता है। उसका चेहरा साफ बता रहा है कि उसे डांट पड़ी है। यंग मास्टर, वो साफ परेशान दिख रहा है। उन दोनों को कार से बाहर करो, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मिस्टर लेन पीछे बैठे दोनों की तरफ मुड़ता है। विलो जूलियन को बाहर निकलने में मदद करती है। जूलियन को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा बार बार पीला पड़ता है। इवन, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते ठीक है, लेकिन इसके लिए विलो पर गुस्सा निकालने की क्या जरूरत? उसने तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा किया है ना? विलो जूलियन को पीछे खींचती है। उस पर शब्द बर्बाद मत करो। एक बार दोनों बाहर हो जाते हैं। मैं आखिरकार कार में बैठता हूँ। जैसे हम निकलते हैं मैं खिड़की नीचे करता हूँ और विलो को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता हूँ। बाय। मिस्टर लेन मिरर में मुझे देखता है। उसे उम्मीद नहीं थी मैं इस हद तक जाऊंगा। वो नहीं रह पाता। यंग मास्टर, झगड़े होते हैं, ये सामान्य है, परेशान मत हो। मैं बाद में विलो से माफ़ी दिलवाऊंगा, लेकिन अब उसके पास राइड नहीं है। शायद बस लेनी पड़े। पता नहीं कब घर पहुंचेगी। बाकी सब बस लेते हैं। ठीक है। वो क्यों नहीं ले सकती? मिस्टर लेन, क्या भूल गए कौन तुम्हारी सैलरी देता है? अगर मेरा तरीका पसंद नहीं तो क्विट क्यों नहीं करते? मुझे हुक्म देना। क्या उसे सच में लगता है कि उसकी बेटी से मेरे लगाव की वजह से वो मेरी बेइज्जती कर सकता है? मिस्टर लेन चौंक कर तुरंत मुंह बंद कर लेता है। घर पहुंचकर मिसेस जो मुझे देखती है। यंग मास्टर, तुम अकेले क्यों आए? मिस लेन कहाँ है? इस घर में अब कोई मिस लेन नहीं है। मेरी बात पर मिसेस जो जम जाती है। उसके यंग मास्टर की आंखें आखिरकार खुल गई हैं। मैंने हमेशा विलो के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था कि उसने और उसके पिता ने अपनी औकात भूल गई। कई बार मिसेस जो कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। डरती थी कि मैं नाराज हो जाऊंगा।
अब मेरी बात सुनकर मिसेस जो को सच में राहत मिलती है। उसने हमेशा सभी स्टाफ में मेरे साथ सबसे अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन तब क्योंकि वो अक्सर विलो के इर्द गिर्द काम करती थी, मुझे उसी से नाराज़गी होती थी। बाद में एक बार विलो ने घर पर कब्जा कर लिया। मिसेस जो सबसे पहले निकाली जाने वाली थी। ये सब याद करके मिसेस जो को दोबारा देखकर मेरी आंखें जलने लगती हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ। बेशक मिस ली आई थी, मैंने उन्हें घर भेज दिया। सोफिया दरअसल अक्सर आती है, लेकिन चूंकि मेरे पिता ने हमारी सगाई तय की और मैं विलो पर मोहित था, मुझे सोफिया को देखना ही बर्दाश्त नहीं था। हर बार जब वो आती, मैं उससे मिलने से मना कर देता था। बिना एक शब्द बोले उसे वापस भेज देता था। आखिर में मैंने सोफिया को कभी नहीं देखा। पीछे सोचता हूँ, जब मैं मरने के करीब था तो उसके लोग ही मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, और तब भी उसे याद था कि वो मेरी फियांसे है। मैं मिसेस जो को रोकता हूँ, मैं उससे मिलने जाऊँगा। वो कहाँ है? पीछे के बगीचे में बिग वाइट के साथ खेल रही है। मैं पीछे जाता हूँ और सोफिया को बिग वाइट को खाना खिलाते हुए पाता हूँ। ये कुत्ता मैंने ही मांगा था, लेकिन विलो ने कहा उसे कुत्ते पसंद नहीं, तो मैंने उसके पास जाना बंद कर दिया। सोफिया निकला, उसके साथ खूब घुल मिल जाती है। मुझे याद है, मरने से पहले मैंने सुना था कि अपनी सारी अच्छाइयों के बावजूद वो सालों से सिंगल रही। ये सोचकर मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। सोफिया बिग वाइट को सहलाना बंद करती है और मेरी तरफ देखती है। वो मुझे गेट पर खड़ा देखती है। पता नहीं मैं कब से यहाँ हूँ। वो आगे बढ़ने वाली है, फिर याद करती है कि मैं उससे कितना नापसंद करता था और रुक जाती है। यंग मास्टर छेन। सोफिया सुंदर है, लेकिन संयत अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व। मेरी ही उम्र होने के बावजूद वह किसी ऐसे इंसान की तरह चलती है जो पहले से ही अपनी 20 सेकंड में हो। उसके ग्रेड्स के बारे में वो हमेशा प्रोविंस में पहले नंबर पर रही है। एकमात्र इंसान जिसे विलो बर्दाश्त नहीं कर सकती। विलो हमेशा कहती थी कि सोफिया सिर्फ इसलिए एक्सेल करती है क्योंकि उसके परिवार ने उसे हर रिसोर्स दिया। उन्हीं फायदों के साथ विलो को विश्वास था कि वह उसके बराबर या उससे बेहतर होती। हर बार जब सोफिया के स्कोर्स आते, विलो साफ नाराज होती और मैं भी सोफिया को दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगा था। लेकिन सोचकर देखता हूँ, हमारा कभी कोई लेन देन ही नहीं था। उसने मेरे साथ क्या बुरा किया था? इस बार उसे देखकर मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूँ। क्या कुछ काम है? बस तुमसे मिलने आई थी। जब मैं चुप रहता हूँ, सोफिया माहौल भांप लेती है। मुझे पता है तुम मुझे देखना नहीं चाहते। मैं जाती हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे मिलने को राजी होऊंगा। वह तो सिर्फ बिग वाइट से मिलने आई थी और सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे आने दूंगा। उसके लिए यह अकेला पल ही काफ़ी है। उसे जाते देखकर मैं पूछता हूँ, क्या डिनर पर रुकना चाहोगी? सुनकर सोफिया रुक जाती है, अविश्वास से मुझे देखती है। सच में? बस तभी ढलता सूरज मुझे रोशन करता है, मेरी पूरी उपस्थिति को नरम बनाता है। बिल्कुल। अभी विलो अभी तक घर नहीं आई। वो जूलियन को घर छोड़ने गई है। पहले मैं डिनर शुरू होने से पहले उसका इंतजार करता था। मुझे आज इतनी जल्दी खाना खाते देखकर मिसेस जो हैरान दिखती है। मिस लेन का इंतजार नहीं करना? क्यों करूं? पूरे घर को मेरे विलो के एस बनकर रहने की आदत हो गई है। अब ये बदलेगा। इसकी आदत डाल लो। मिसेस जो आगे कुछ नहीं पूछती। बेशक, मैं अभी अरेंज करती हूँ। और मिस्टर लेन को बता दो कल से आने की जरूरत नहीं। मिसेस जो एक पल के लिए रुकती है, फिर जल्दी से खुद को संभालती है। मालिक के फैसलों पर उसे सवाल उठाने का हक नहीं। विलो के पिता निकाल दिए गए। हम डाइनिंग रूम में बैठते हैं। सोफिया मुझे चुपके से देख रही थी, और अब जब मैं बैठ गया हूँ, वो नजरें घुमा लेती हैं, बेचैन। उसे यह नहीं लगा था कि वह इतनी मासूम होगी। मैं उसे थोड़ा छेड़ने से खुद को नहीं रोक पाता। मुझे क्यों नहीं देख रही? क्या मैं देखने में इतना बुरा हूं? मेरे ग्रेड्स जरूर खराब हैं, लेकिन देखने में बुरा नहीं हूं। नहीं, वो मेरी तरफ देखती है। उसका भाव संयत है, लेकिन ध्यान से देखो तो उसके कान लाल हो गए हैं। मैं मुस्कुराता हूं। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा शानदार रहे हैं। मेरी अचानक गर्मजोशी से सोफिया थोड़ी उलझन में है। ठीक ठाक है। क्या तुम कोई अच्छा ट्यूटर रिकमेंड कर सकती हो? विलो पर निर्भर रहना साफ काम नहीं आने वाला। इस बार मैं अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगा। ये मान लेना कि मेरे पिता हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। कभी किताब ठीक से न खोलना। जब तक मौका है, मैं पढ़ाई में कमी पूरी करना चाहता हूँ। सोफिया के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं। अगर वो कोई ट्यूटर रिकमेंड करे तो शायद काम बन जाए। तुम ट्यूटर ढूंढ रहे हो? जहां तक विलो की बात है, उसने एक बार सुना था कि मेरे पास ट्यूटर है और समझी थी ये कोई क्लासमेट है, जिसकी वजह से वो मेरे घर में रहने लगी थी। अब उसे निकाल दिया है। विलो ने मुझे पढ़ाने में कभी कोई सम्मान नहीं दिखाया। पढ़ाने में एक जर्रा धैर्य नहीं था, और मैंने जो पैसे दिए वे सीधे बर्बाद हुए। सोफिया थोड़ी हैरान दिखती है, देखकर कि मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा। वो अपना कप उठाकर एक घूंट लेती है, अपनी नर्वसनेस छुपाने की कोशिश करती है। मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है, मैं खुद पढ़ती हूँ। अगर तुम्हें बुरा न लगे, मैं हर रोज आकर तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। उसे लगा मैं शायद मना कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था, और आज डिनर पर बुलाना ही उसे हैरान कर चुका था। तो जब वो मेरी प्रतिक्रिया देखती है, मेरा चेहरा सच्ची खुशी से खिल उठता है।
सच में? सोफिया सिर हिलाती है, खुद की खुशी पर हैरान। जब तक तुम राजी हो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, मुझे बस चिंता है कि मैं तुम्हारी खुद की पढ़ाई का समय लूंगा। तुम्हारे पास भी तो काम है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोफिया का चेहरा संयत रहता है, लेकिन उसकी आंखें बेशक कोमल हैं। वो पूरा हाई स्कूल करिकुलम बहुत पहले खत्म कर चुकी थी और उसे गारंटीड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट मिली हुई थी, लेकिन वो ये नहीं बताती। डरती है कहीं ये मुझे दूर न कर दे। तब, शुक्रिया, मेरे ग्रेड्स खराब हैं। बस ये मत सोचना कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। विलो के ग्रेड्स भी अच्छे थे, लेकिन उसमें कभी मेरे साथ धैर्य नहीं था। एक बार समझाई गई बात अगर मैं नहीं समझा तो वो झड़प देती थी। मेरे ग्रेड्स पहले एवरेज थे, लेकिन उसके पढ़ाने के बाद और भी खराब हो गए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया। यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो अब से तुम हर रोज़ स्कूल के बाद मेरे घर आओगी, हम साथ खाते हैं। मैं ध्यान देता हूँ सोफिया कितने शांत तरीके से खुद को संभालती है। मैं अपनी चॉपस्टिक्स उठाता हूँ और उसकी प्लेट में कुछ खाना डालता हूँ। इसे अपना घर समझो, तकल्लुफ मत करो। बस तभी विलो जूलियन को घर छोड़कर वापस आती है। उसे अभी अभी पता चला है कि उसके पिता को निकाल दिया गया। उसके पिता ने उसे इस पर डांटा था। देखकर कि मैंने उसका इंतजार किए बिना डिनर शुरू कर दिया और टेबल पर हर डिश पहले से छुई जा चुकी है, उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। मैं उसकी तरफ उदासीनता से देखता हूँ और खाना जारी रखता हूँ। विलो उसके पिता की सिचुएशन के बारे में मुझसे पूछने आई थी, लेकिन सोफिया को यहाँ देखकर वो चिड़चिड़ा कर पूछती है, वो यहाँ क्यों है? पहले विलो को खुश करने के लिए मैंने कभी खुद को दूसरी लड़कियों के करीब नहीं जाने दिया। जब भी सोफिया आती मैं उसे देखता तक नहीं था, हर बार उसे वापस भेज देता था। कभी यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे डिनर पर रुकने को कहूँगा। वह मेरी गेस्ट है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? विलो अनमने मन से बैठ जाती है, मुझे घूरती है। तुमने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया, बस मुझे जेलस करने के लिए, है ना? सोफिया मेरे बगल में चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं बोलती। मैं विलो की तरफ मुड़ता हूँ। तुम बहुत सोच रही हो विलो, तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। मैं एक वक्त सोचता था ये औरत मेरी पूरी दुनिया है, कि मेरी हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, लेकिन दूसरा मौका मिलने पर उसे देखकर बस घिन और नफरत महसूस होती है। उससे प्यार करते रहना मेरी पूरी जिंदगी को एक अंतहीन गड्ढे में धकेलता। अगर तुम्हें लगता है कि दूसरी लड़कियों के साथ होने से मैं जेलस हो जाऊंगी, एवन, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे सच में राहत मिलेगी। इसका मतलब है तुम मुझे दिन भर परेशान करना बंद करोगे। उसके साथ वो स्टॉर्म करती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मैं स्पीचलेस हूँ। जैसे ही विलो जाती है मैं सोफिया की आंखों में एक उलझा हुआ भाव देखता हूँ। उसने जो कहा उस पर ध्यान मत दो। मुझे चिंता है वो इसकी वजह से परेशान हो गई होगी। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाता है, लेकिन मेरी हैरानी के लिए सोफिया इस बारे में एक शब्द नहीं बोलती। रात के खाने के बाद मैं सोफिया को दूर तक छोड़ता हूँ। घर जाते समय ध्यान रखना। ठीक है। वो ज्यादा कुछ कहे बिना चली जाती है, हमेशा की तरह शांत। अंदर वापस जाते हुए विलो सीढ़ियों से नीचे आती है। बाद में वो जो भी क्रूरता दिखाने में सक्षम है उसके चेहरे को नकारा नहीं जा सकता। नरम नरम नाक नक्श, शांत, कोमल। पहले मैं बिल्कुल इसी रूप पर मोहित हो गया था। अब विलो मेरा सामना करती है। तुमने मेरे पिता को क्यों निकाला? उसने ये दूसरों के सामने नहीं कहा। वो नहीं चाहती कि कोई जाने वो सच में चैन फैमिली के ड्राइवर की बेटी है। सोफिया के सामने तमाशा करने से उसे शर्मिंदगी होती। मैं झुंझलाहट से जवाब देता हूँ, एक ड्राइवर को निकालने के लिए मुझे सफाई नहीं देनी। ये मेरे घर का मामला है। आज का सब कुछ मेरा फैसला था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। तो बस मुझे निकाल दो। निकालने का शब्द सुनकर मेरे मन में उत्साह आता है। मैं विलो को घूरता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रुको, अभी तुमने क्या कहा? विलो मुझे हैरान देखती है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मैं आगे कहता हूँ, तुम हमेशा सोचती रही हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, है ना? तो यहीं समाप्त करते हैं। मेरे घर से निकलो। मैं दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तुम मुझे पढ़ाने लगी हो मेरे ग्रेड्स और ख़राब हुए हैं। मुझे नहीं लगता तुम जितना मैं तुम्हें पे करता था उसके लायक हो। विलो को लगा मैं बस मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं सच में इरादे रखता हूँ कि मैं सच में उसे ट्यूटर की नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हारे ग्रेड्स खराब हैं क्योंकि तुम बस बहुत धीमे हो। एक ही प्रॉब्लम, जूलियन को एक बार समझाना काफ़ी है और वो तुरंत समझ जाता है। और तुम एक ईंट जितने धीमे हो और मुझे इसके लिए दोष देते हो। कोई और ट्यूटर भी यही रिजल्ट देता। ये पूरी तरह तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। घर खाली कर दो। विलो की भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। एवन, तुम अभी भी स्टूडेंट हो, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारे ग्रेड्स इतने खराब हैं। तुम बात किस बारे में कर रहे हो? ये पूरा नाटक, क्या ये बस जेलसी नहीं है? क्योंकि जूलियन और मैं इतने घुल मिलकर रहते हैं, इसीलिए तुम इस मूड में हो। अभी मैं बस फोकस करना चाहता हूँ और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसा नहीं जो स्कूल पूरी तरह छोड़ सकती है और फैमिली के पैसों से जिंदगी चला सकती है। इसलिए मेरे साथ होने का कोई सवाल ही नहीं। मैं अपने सामने खड़ी औरत को देखता हूँ, एक पल के लिए सच में चौंक जाता हूँ, फिर बात समझ आती है।
तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ? सीरियसली विलो, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्या तुम सच में सोचती हो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। विलो को लगता है मैं बस अकड़ दिखाने के लिए जिद कर रहा हूँ। जो चाहो सोचो, लेकिन एक बात याद रखो, अगली बार जब सोफिया को डिनर पर बुलाओगे तो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए मुझे मत कोसना। उसके साथ वो सीधे वापस अपने कमरे में चली जाती है और जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। मैं वापस कमरे में जाता हूँ और मिसेस जो को कॉल करता हूँ। कल विलो का सारा सामान उस कमरे से बाहर निकाल दो। मैं ऐसे किसी को अपनी ही छत तले मुझ पर चढ़ने नहीं दूंगा। फिर मैं सोफिया का फ़ोन नंबर मांगता हूँ और सेव करता हूँ। उसे एक मैसेज भेजता हूँ, घर पहुँच गई, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती। अगली सुबह चूंकि अब जूलियन को पिकअप नहीं करना, मैं एक बार ठीक से सो पाता हूँ। मुझे लगता है विलो पहले ही जा चुकी होगी, लेकिन नीचे आने पर वो टेबल पर मेरा इंतज़ार करते हुए बैठी है। मैं बैठता हूँ और ब्रेकफास्ट शुरू करता हूँ। हर रोज़ जूलियन को लेने की जल्दी में घर पर ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाता था। विलो को वहाँ बैठे देखकर अब मैं उसे नहीं लेने जाने वाला। तुम जल्दी जाने के लिए स्वागत हो। खाना ख़त्म करके मैं बाहर निकलता हूँ। विलो ठीक मेरे पीछे चली आती है। ड्राइवर पहले से बदल दिया गया है, जो बिना कहे मेरे लिए डोर खोलता है। मैं बैठता हूँ और विलो सीधे मेरे पीछे चढ़ जाती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। कैंपस क्वीन विलो, ये माना क्या जाए? क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे साथ नहीं जाओगी? कल की तुम्हारी अपनी बातें मुझे पूरी तरह याद हैं। विलो होंठ भींचती है, कुछ नहीं बोलती। अगर उसके पिता ने उसे मुझसे मामला ठीक करने के लिए जोर न दिया होता, वह कभी इस हद तक झुकती नहीं। एक लड़का जो सोचता है थोड़े पैसों से लोगों को इधर उधर कर सकता है, उसके दिमाग में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके पिता को यह नौकरी चाहिए। मैं वक्त बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाता। ड्राइव करो, मैं चौफर से कहता हूँ। हम स्कूल गेट पर पहुँचते हैं। मैं बाहर निकलता हूँ। विलो पीछे पीछे आती है। पहले वे हमेशा जूलियन के साथ आते थे, लेकिन आज जूलियन ने अकेले बस ली है। विलो को देखकर वो जल्दी से पास आता है। उसकी नज़र मुझ पर टिकती है। कल की मेरी आउटबर्स्ट के बाद वो इसे समझ नहीं पाया और किसी नौकर के बेटे ने इतनी अकड़ से विलो के साथ पेश आए। हमें साथ स्कूल आते देखकर वह पूछता है, क्या तुम दोनों में सुलह हो गई? मैं जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। उनके पास से सीधे अंदर निकल जाता हूँ। विलो मेरी पीठ देखती है, पूरी तरह अनदेखा किया गया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ती हैं। उसके साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं। वो जूलियन से कहती है, तुम अभी भी किसी नाकारे के बेटे को इस तरह तुम पर दबाव बनाने दे रही हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। इस बारे में लोग जो कह रहे हैं उसकी चिंता मत करो। मेरे पिता का चैंस के साथ अच्छा रिश्ता है। उन्होंने मुझसे इवन का ख्याल रखने को कहा। मैं उसे यूं नहीं छोड़ सकती। ठीक है, यह जानकर कि यह असल में उसके पिता की नौकरी के बारे में है, जूलियन थोड़ा शांत होता है। मैं क्लासरूम पहुंचता हूं। वनेसा पहले से वहां है, मेरी सीट ब्लॉक करके। हटो। वनेसा मुझे घूरती है। तुम्हें बहुत हिम्मत है। कल कैंपस क्वीन और जूलियन को वहीं छोड़ दिया और खुद कार लेकर चले गए। मैं वापस वनेसा को देखता हूँ, हल्की हंसी के साथ। मेरी अपनी कार है, मुझे हक है तय करने का कि उसमें कौन बैठेगा। ये तुम्हारा काम कब से हो गया और तुम हो कौन? मुझे इतना कॉन्फिडेंट देखकर सबकी जिज्ञासा जागती है। रुको, क्या तुम कह रहे हो वो मेबच तुम्हारे घर की है? और क्या होगी? मैं उस पर्सन को फ्लैट नज़र से देखता हूँ। वनेसा एक छोटी हंसी निकालती है। प्लीज़ एवन, हम सब जानते हैं तुम क्या हो। अभी भी यंग मास्टर बनने की कोशिश? क्या तुम सच में सोचते हो तुमने ये कमाया है? मैंने सुना है वो ड्राइवर तुम्हारे अपने पिता हैं। तुम्हारा पूरा परिवार लेंस के लिए काम करता है। सिर्फ कैंपस क्वीन की काइंडनेस है कि उसने तुम्हें अभी तक नहीं निकाला। लेकिन किस्मत को ज़्यादा मत आजमाओ। वनेसा जूलियन के करीब हैं और जूलियन अक्सर विलो के साथ रहता है, तो उसकी बात इस तरह सुनकर सब आसानी से उसका वर्जन मान लेते हैं। विलो और जूलियन क्लासरूम के दरवाजे पर नजर आते हैं। विलो का चेहरा अजीब दिखता है क्योंकि वनेसा असल में मुझ पर अटैक नहीं कर रही थी, वो उसे एक्सपोज कर रही थी। वो चलकर आती है और वनेसा से कहती है, अपनी सीट पर जाओ। वनेसा विलो को एक अनिच्छित नज़र देती है, साफ उसकी नाराज़गी भांपती है और अनमने मन से अपना सामान खाली करती है। विलो अपनी पुरानी सीट पर फिर से बैठ जाती है। मैं उसकी हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मैं परवाह नहीं करता कि वो क्या करती है। वो टीचर की फेवरेट है और उसके पास काफ़ी सोशल कैपिटल है। कोई एक सिंपल सीट चेंज पर उस पर सवाल नहीं उठाएगा। जूलियन के बगल में बैठकर वनेसा अभी भी थोड़ी आश्वस्त नहीं है। वो जूलियन की तरफ मुड़ती है। सीरियसली जूलियन, विलो के साथ क्या हो रहा है? एवन प्रैक्टिकली उस पर चढ़ा जा रहा है और वो अभी भी उसका बचाव कर रही है। एवन असल में उसके घर में रह रहा है। उसके पिता ने उसे एवन का ख्याल रखने के लिए कहा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा मत सोचो। इसीलिए मैं सोच रही थी एवन इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। यहाँ तक कि दावा कर रहा है वो कार उसके घर की है। विलो का अपना फ़ोन साफ महंगा है। जूलियन को उसके गिफ्ट्स भी सस्ते नहीं थे। तब एवन का फ़ोन देखो, ये मेरे जितना अच्छा है और वो अभी भी किसी रईस वारिस होने का नाटक कर रहा है। कौन मानेगा? मैं अपनी डेस्क पर बैठकर अपने फ़ोन पर एक नज़र चुराता हूँ। सोफिया ने आखिरकार रिप्लाई किया है, बस एक एम।
ये पूरी तरह ठंडा लगता है। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन याद करता हूं कि कल वो मेरे साथ कितनी गर्म थी। सिर्फ घर जाने पर उसका रवैया बदल गया। रात को भेजा मैसेज, अभी जवाब मिला। बस तभी विलो मेरे बगल में बैठी नोटिस करती है कि मैं एक मैसेज देख रहा हूं। कॉन्टैक्ट अभी भी सोफिया के नाम से सेव्ड है। वो फौरन भौंचक्की होती है। ऊपर से उसके बारे में कुछ भी नहीं बदला है, फिर भी कल से उसे लग रहा है मैं एक पूरी तरह अलग इंसान बन गया हूं। मैं अपना फ़ोन निकालता हूं और सोफिया को मैसेज भेजता हूं, क्या तुम आज दोपहर भी मुझे पढ़ाने आओगी? सोफिया फिर बस एक शब्द में जवाब देती है, हाँ। जब तक वो आ रही है बस इतना काफ़ी है। मैं इस पर ध्यान नहीं देता और पूरी तरह क्लास पर फोकस करता हूँ। लंच पर जूलियन विलो के साथ नीचे खाने जाने के लिए आता है। विलो बिना सोचे मेरी तरफ देखती है, क्या तुम खाने नहीं आओगे? आज मेरा फोकस विलो को सच में हैरान करता है। पूरी क्लास में एक भी बार ऊँघा नहीं और अभी ध्यान से नोट्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। वो मजाक किया करती थी कि मेरे दिमाग में बस वही है। निकला, मैं सच में सीरियस होकर पढ़ सकता हूँ। मुझे घंटी बजने के बाद भी डूबा हुआ देखकर विलो पूछे बिना नहीं रह पाती, लेकिन मैं जैसे उसकी कोई बात न सुनी हो उसे पूरी तरह इग्नोर करता हूँ। जूलियन विलो की तरफ देखता है, अगर एवन नहीं आ रहा तो चलो अकेले चलते हैं, वापस उसके लिए कुछ ले आएंगे। ज़रूरत नहीं, मैं जूलियन का ऑफर ठुकरा देता हूँ। जूलियन एक जेन्युइनली डिसेंट इंसान है, कम से कम यही उसकी हमेशा की रेपुटेशन रही है। जब भी लोग पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते, जूलियन का मेरे साथ रवैया हमेशा कंसिस्टेंटली काइंड और ईजी गोइंग रहा। लेकिन मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं किसी पर उपकार का बोझ रखने में। मैं अपना सामान ठीक से ऑर्गेनाइज करता हूँ और उठकर उन दोनों के बिना नीचे चला जाता हूँ। जूलियन विलो के साथ चलते हुए पूछता है उसके साथ क्या हो रहा है। वो तुमसे बात भी नहीं कर रहा, तुमने उसे एग्जैक्टली क्या किया? विलो उतनी ही कंफ्यूज्ड है, उतनी ही बेचैन समझने के लिए। चाहे उसने मेरे साथ कितना भी ठंडा बर्ताव किया हो, मैं हमेशा एक वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे चला जाता था। फिर भी कल से शुरू होकर वो कुछ अलग न करने के बावजूद मैं ऐसा ही रहा हूँ। ये सच में हैरान करने वाला है। वैसे इस वीकेंड तुम्हारी बर्थडे पार्टी, क्या तुम उसे इनवाइट कर रही हो? ये वीक विलो की बर्थडे है। पिछले साल उसकी बर्थडे रॉयल कोर्ट होटल में हुई थी। मैंने खुद वेन्यू बुक किया था और हर डिटेल अरेंज की थी विलो को पूरी क्लास को इनवाइट करने की परमिशन देते हुए। एक ऐसी रात जिसमें लाखों खर्च हुए। जो भी शामिल हुआ उसकी तारीफें करता नहीं थका। और तब मुझे सच में विश्वास था कि विलो की बर्थडे पार्टी में जाना किसी ऑनर जैसा है। ये साल भी अलग नहीं होता। कुछ दिन पहले तक मैंने हर अरेंजमेंट पहले से कर ली थी। अगर मैंने उसके पिता को निकालने की घोषणा न की होती, विलो ने इसके बारे में 2 बार नहीं सोचा होता। लेकिन कल जो मैंने कहा और आज के ठंडे रवैये के बाद वो बहुत सोचने लगती है। अगर मैं नहीं आया तो क्या पार्टी होनी भी चाहिए? मेरी फिगर हॉल में गायब होते देखकर विलो खुद को शांत करती है। कोई बात नहीं, मैं क्यों चिंता कर रही हूँ, वो जरूर आएगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरी बर्थडे पूरी तरह स्किप करने की। शायद वो बस ठंडा पड़ गया है, किसी सरप्राइज की प्लानिंग कर रहा है। ये सोचकर उसका मन थोड़ा शांत होता है। वो जूलियन से कहती है वो जरूर आएगा। आखिर उसने एक भी बार मिस नहीं किया। उस दोपहर विलो और जूलियन के स्कूल इवेंट की रिहर्सल है। मैं किसी का इंतजार नहीं करता, सीधे घर चला जाता हूँ। सोफिया पहले से पहुंच चुकी है। जैसे ही मैं वापस आता हूँ, वो और बिग वाइट दोनों मुझे वेलकम करने आते हैं। उसे वहां खड़े देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शायद ये पिछले जन्म का बंधन है, क्योंकि अब जब भी उसे देखता हूँ यह कीमती, लगभग दुर्लभ लगता है। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सोफिया एक पल के लिए ठहर जाती है। उसे मेरे पुराने ठंडे मनमाने रवैये की आदत थी। मेरी नई गर्मजोशी उसे बार बार चौंकाती है, उसे थोड़ा शर्मीला बना देती है। नज़रें सीधे नहीं मिलती। मैं उस पर मुस्कुराता हूँ। आज जल्दी आ गई तो फिर स्टडी में चलते हैं। मैं सोफिया को ऊपर ले जाता हूँ। क्लास में आज काफ़ी चीज़ें थीं जो मैं पूरी तरह नहीं समझा। उम्मीद थी तुम मदद करोगी। हम दोनों स्टडी में बैठ जाते हैं। सोफिया मेरे बगल में। वो 2 प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आई है। पहले मेरा करंट लेवल जांचना चाहती है। मैं सीरियसली टेस्ट करता हूँ, फिर उसे दे देता हूँ। सोफिया चुपचाप उन्हें लेती है, कुछ देर उन्हें पढ़ती है। मुझे थोड़ी शर्म आती है। मैं सच में इतना बुरा हूँ? ये तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हारे स्टडी मेथड्स ठीक नहीं रहे। बेसिक्स से शुरू करते हैं। मैं सहमति में सिर हिलाता हूँ। पढ़ाते समय सोफिया पूरे वक्त सिर झुकाए रहती है, कभी सीधे मेरी तरफ नहीं देखती। सब कुछ सच्चे फोकस से एक्सप्लेन करती है, लेकिन प्रॉब्लम्स को तोड़ने का उसका तरीका रिमार्केबली क्लियर और समझने में आसान है। जो चीज़ें पहले मुझे कंफ्यूज करती थीं, वे सोफिया के एक्सप्लेन करने पर अचानक समझ में आ जाती हैं। थोड़ी देर पढ़ाने के बाद उसे प्यास लगती है। जैसे ही वो नज़र उठाती है, नोटिस करती है मैं उसे देख रहा हूँ और थोड़ा ऑकवर्डली निगलती है। फिर नज़र प्रॉब्लम सेट पर वापस करती है। क्या हुआ? कुछ गलत है? बस लग रहा है तुम मेरे साथ बहुत पेशेंट हो, लेकिन फ़ोन पर तुम इतनी दूर हो। एक एक शब्द के रिप्लाईज। क्या ये विलो और मेरी वजह से है? क्या मुझ पर नाराज़ हो? नहीं, कल घर पर फैमिली आई थी, इसलिए बिजी थी।
रिप्लाई करने में समय नहीं हुआ। जब तक मैसेज देखा सुबह हो चुकी थी। अगर कभी कुछ चाहिए सीधे कॉल कर लो। जैसे हम दोनों लेसन में डूबे हुए हैं। मेरा फ़ोन अचानक बजता है। मैं जल्दी से उठाता हूँ और विलो की आवाज़ दूसरी तरफ से आती है। इवन, इसका मतलब क्या है अभी? क्या? उसके टोन में आरोप सुनकर मुझे सच में नहीं पता कि इस बार मैंने कथित रूप से क्या गलत किया। तुमने मेरा सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। मैं सोफिया की तरफ एक ब्रीफ नज़र डालता हूँ। उससे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करता और विलो को सीधे जवाब देता हूँ। मैंने कल कहा था तुम्हें निकाल दिया और उसके साथ तुम्हारे मेरे घर में रहने की कोई वजह नहीं है ना? मैं लेसन के बीच में हूँ, मुझे परेशान मत करो। उसके साथ मैं फ़ोन रख देता हूँ। विलो दरवाजे के बाहर खड़ी है, अपना सामान बेतरतीबी से बाहर पड़ा देखकर। वो विश्वास नहीं कर पाती कि मैं सच में यह करूँगा, कि मैं सच में उसे निकाल रहा हूँ। मैं फ़ोन रखकर सोफिया की तरफ मुड़ता हूँ। चलते हैं, वो एक हल्की आवाज़ में जवाब देती है और ज़्यादा देर नहीं, स्टडी का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। विलो दरवाजे पर खड़ी है, चेहरे पर गुस्से का अंधेरा। उसकी नज़र सोफिया और मुझ पर पड़ती है। उसकी आंखों में हिकारत की एक चमक है। उसे वहाँ खड़ा देखकर मैं उठता हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं करती, कि मुझे तुच्छ समझती हो? और अब अचानक तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। विलो आगे बढ़ती है, उसकी आवाज़ में आरोप है। एवन, मुझे इस तरह शर्मिंदा करके क्या तुम्हें मज़ा आता है? सोफिया भी उठती है, इंस्टिंक्टिवली हमारे बीच आकर मुझे बचाते हुए। तुम्हें शर्मिंदा करना? विलो को इतना गुस्से में देखकर मैं पीछे हटता हूँ। तुम किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज हो? मैं तुम्हें एग्जैक्टली कैसे शर्मिंदा कर रहा हूँ? विलो, अगर यहाँ किसी को शर्मिंदगी हुई है तो वो मैं हूँ। तुम्हारी जिंदगी का हर खर्च मेरे पैसों से चला है। तुम और जूलियन हर रोज साथ चिपके हुए, जबकि मैं तुम दोनों के पीछे नौकर की तरह घूमता रहा। मैंने तुम दोनों की सेवा की और फिर भी तुम्हारी उदासीनता झेली। क्या यह शर्मिंदगी नहीं? अब बस मैं वापस ले रहा हूं जो मैंने दिया था, लेकिन किसी तरह उसकी नज़र में यह शर्मिंदगी बन जाती है। विलो होंठ थोड़े भींचती है, मुझे देखती है। ये मत सोचना कि किसी और को यहाँ लाने से मुझ पर कोई दबाव बन जाएगा। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। उसके साथ वो जाने के लिए मुड़ती है और सीधे डोर फ्रेम से टकरा जाती है। मैं खिड़की खोलता हूँ और उसे नीचे जाते देखता हूँ। अपना सामान इकट्ठा करती है और बिना एक पल रुके चली जाती है। काफ़ी क्लीन एग्जिट। विलो ने हमेशा मेरे सामने खुद को गरिमा के साथ रखा है, परिस्थिति में गरीब लेकिन जिद्दी रूप से अभिमानी। चाहे मैंने उसके साथ कितना भी अच्छा किया हो, वो कभी पैसों के लालच में नहीं आई। यही एग्जैक्टली वो बात थी जो उस वक्त मुझे उसकी तरफ खींचती थी। अब इसे देखता हूँ तो बस बेतुका लगता है। मुझे खिड़की पर खड़ा देखकर सोफिया धीरे से याद दिलाती है, एवन सॉरी, चलते हैं, या शायद मुझे पहले घर जाना चाहिए। तुम अच्छे मूड में नहीं लग रहे। नहीं, एक्चुअली मैं ठीक हूँ। मैं बस पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा था, कुछ मूर्खतापूर्ण बातें जो मैंने कभी की थीं। विलो के लिए दुख महसूस करने से इसका कोई लेना देना नहीं। उसे इस तरह जाते देखकर मुझे दरअसल एक शांत तरह की राहत महसूस होती है, क्योंकि अब मुझे अपने भविष्य के बारे में डर नहीं। विलो से दूर रहने का मतलब इस बार मैं बीमार नहीं पड़ूंगा और वही अंजाम नहीं झेलूंगा। सोफिया कहती है, मुझे जाना चाहिए। वह जाने के लिए मुड़ती है और मैं आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। सोफिया जम जाती है, पलटकर मुझे देखती है। क्या बात है? सच में मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं नईव नहीं हूँ। मैं बता सकता हूँ वो थोड़ी परेशान है। हर बार जब विलो आती है और जो भी कहती है, सोफिया इंस्टिंक्टिवली पीछे हटती है, हमारे बीच दूरी बना लेती है। पहले विलो और मैं दर्दनाक रूप से करीब थे और मैंने कभी अपनी भावनाएं उससे नहीं छुपाई। सबको, शायद सोफिया को भी यही लगा होगा कि गहरे में मैं विलो से प्यार करता हूँ। और सच कहूँ, एक वक्त था जब मैं करता भी था। अगर पिछली जिंदगी में मिले उस दुखद अंजाम के लिए नहीं होता तो शायद मैं कभी नहीं जान पाता वो असल में कौन है। उसे मुझे देखते देखकर मैं उसका हाथ छोड़ देता हूँ। क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? रॉयल कोर्ट होटल में डिनर के लिए जाना चाहता हूँ, क्या तुम साथ आओगी? रॉयल कोर्ट का खाना सच में बेहतरीन है। पिछली जिंदगी में मैं एसेंशियली भूखा मरा और अब मैं बस एक बार जिंदगी का असल मजा लेना चाहता हूँ। अगर यह पहले होता तो मैं विलो को साथ ले जाता, लेकिन अब मैं सोफिया से पूछना ज्यादा पसंद करूंगा। वो वही है जिसे मेरे पिता ने मेरी पत्नी के रूप में अरेंज किया है। जब तक मैं कुछ ड्रास्टिक नहीं करता, उसे बदलने के लिए एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ग्रेजुएट होने के बाद सोफिया से शादी होगी। मुझे पहले लगता था मेरे पिता इस फैसले में मेरी इच्छाएं नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब पीछे देखता हूँ, वो हर तरह से विलो जितनी ही खूबसूरत है और उस पर वो एक सच में अच्छे परिवार से है। क्या उसके जैसी लड़की मेरी तरफ 2 बार देखेगी भी? अगर कुछ है तो मुझे बेहतर मिल रहा है। तुम उसके साथ नहीं जाओगे? जो उस मतलब विलो है। मैं पूछता हूँ, तो तुम एक्चुअली चाहती हो कि मैं उसके साथ रहूं? तुम पसंद करोगी कि मैं वापस तुमसे बचने लगूं जैसे पहले था? बिल्कुल नहीं। तो ये तय रहा, सैटरडे को मिलते हैं। उस सैटरडे आफ्टरनून मैं थोड़ी देर से पहुंचता हूं। अंदर जाते हुए मुझे दरवाजे पर काफ़ी जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं। सब के सब अच्छे कपड़े पहने हुए हैं।
मुझे देखकर वनेसा, जूलियन की करीबी दोस्त, ठंडी हंसी नहीं रोक पाती। एवन, यहाँ आने की तुम्हें सच में हिम्मत है? क्यों नहीं आता? रॉयल कोर्ट का ओनर मेरे पिता के करीबी दोस्त हैं। यहाँ तो मैं प्रैक्टिकली एक वीआईपी हूँ। जब चाहूँ आ सकता हूँ। बल्कि मैं जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्यों मुझे नहीं आना चाहिए। वनेसा एक ठंडी हंसी निकालती है। इन कुछ दिनों से स्कूल में कैंपस क्वीन ने तुम्हें देखा तक नहीं, और अब उसके एक्चुअल बर्थडे पर तुम्हें अभी भी आने की हिम्मत है। ठीक, आज विलो की बर्थडे है। मैं सच में भूल गया था, पढ़ाई में इतना डूबा हुआ। अगर उन्होंने जिक्र न किया होता, ये शायद पूरी तरह मेरे दिमाग से निकल जाता। पहले मैंने होटल स्टाफ से पहले ही बात कर ली थी, क्योंकि ये विलो की 18वीं बर्थडे थी। उस साल उसकी 18वीं पर मैंने रॉयल कोर्ट में एक शानदार जश्न दिया था। कोई खर्च नहीं बचाया था, और वो उसी दिन था जब मुझे आखिरकार सच्चाई पता चली। इवन, क्या तुम हमेशा मेरी जिंदगी में दखल देते रहोगे? मुझे याद है मैं परेशान हो गया था और बाद में उससे बात नहीं की। 2 पूरे दिनों की कोल्ड वॉर, और फिर भी आखिर में मैं ही था जिसने पहले माफी मांगी, बस उसे मनाने के लिए कि वो मुझसे शादी करे। यहां तक कि मैंने अपने पिता की छोड़ी हुई कंपनी उसे दे दी। शब्दों से परे मूर्खता। अब यहां खड़ा होकर एक जीवंत भीड़ देखते हुए मुझे उनमें से किसी से एंगेज करने की कोई इंटरेस्ट नहीं। विलो की होटल में हर अरेंजमेंट मैंने ही सेटअप की थी, और जाहिर है बिल भी मुझ पर ही पड़ेगा। अब जब मेरे होश ठिकाने आ गए हैं, मैं उसके प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं महसूस करता। वो एक्चुअली इतनी बड़ी भीड़ को यहाँ ले आई है मेरे अकाउंट पर खर्च करने के लिए। मुझे तो लगभग जिज्ञासा हो रही है। मैं देखना चाहता हूँ वो इसे बाद में कैसे हैंडल करती है। मैं आसपास के मजाक उड़ाने वाले क्लासमेट्स को नज़रअंदाज करता हूँ और सीधे एलिवेटर की तरफ बढ़ता हूँ। सोफिया के साथ मेरी टेबल पहले से रिजर्व है। मुझे नहीं पता वो पहुंची या नहीं। जैसे ही एलिवेटर से बाहर निकलता हूँ, विलो को जूलियन से गहरी बातचीत में देखता हूँ, और वो तुरंत मुझे देख लेती है। उसकी नज़र तुरंत मुझ पर लॉक होती है। मुझे पता था तुम अंततः आओगे, और मैंने सोचा था शायद सच में नहीं आओगे। विलो मेरी तरफ बढ़ती है। उसकी आवाज़ में थोड़ी स्मग सेटिस्फैक्शन है, जैसे छेड़ते हुए बोल रही हो। क्या तुमने नहीं कहा था नहीं आओगे? और ये मत सोचना अभी आने से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इवन, मैं तुमसे अभी भी नाराज़ हूँ। वो हमेशा ऐसे ही करती है, अपने गुस्से से मुझे झुकने पर मजबूर करती है। मैं उसे देखता हूँ, मेरे मुंह का कोना थोड़ा उठता है। कुछ प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे? तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने का मेरे पास एग्जैक्टली क्या रीज़न होगा? क्या तुमने मुझे खुद गेस्ट लिस्ट से बाहर नहीं किया था? तुम्हारी बर्थडे के लिए तुम्हारे पास आधी क्लास पहले से है। एक गेस्ट कम हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इवन, तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो? विलो मुझे देखती है, साफ चिड़चिड़ाहट के साथ। अभी भी जिद्दी रूप से मुझे उसकी बर्थडे पर टच भी नहीं करने देना चाहती। वो एक रिएक्शन प्रोवोक करने पर तुली है। बस तभी रेस्टोरेंट मैनेजर मेरे पास आता है, मुझे एड्रेस करता है। यंग मास्टर चैन, क्या सोफिया आई? मैनेजर सिर हिलाता है। वह पहले से यहाँ हैं, कृपया अनुसरण करें। मैनेजर सोफिया की तरफ मेरी गाइड करने लगता है, लेकिन विलो पीछे चली आती है। इवन, क्या तुम्हारी मस्ती अभी खत्म नहीं हुई? तुम एक्चुअली सोफिया से मिलने जा रहे हो? क्या वो इतनी दयालु है कि तुम्हें मना नहीं कर पाती? मैं उसे देखता हूँ। तुम यहाँ खुद तमाशा कर रही हो। पहले तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे चिपका रहूं, कहा कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, और अब जब मैंने रुकना बंद कर दिया। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे दोस्त अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बोलते हुए मैं जूलियन की तरफ नजर डालता हूँ, फॉलो करने में झिझकता हुआ। उसे यकीन नहीं कि यह उसकी जगह है। जूलियन ने विलो को पहले कभी मेरे बारे में इतना ईगर नहीं देखा था। बेशक मुझे पता है एग्जैक्टली वो अचानक इतनी इंसिस्टेंट क्यों है। ये नहीं कि वो मुझे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये है कि वो मेरी जेब का पैसा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले उसे मुझसे जरा भी लगाव नहीं था, फिर भी बिना एक पल सोचे वो सब एंजॉय करती रही जो मैंने दिया। वो वर्बली गिफ्ट से मना करती थी, लेकिन सब बड़े खुशी से ले लेती थी। अब जब मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है, वो घबरा रही है। आखिर इतनी इलैबोरेट बर्थडे पार्टी लास्ट मिनट पर बिखर नहीं सकती। अगर ये जूलियन के साथ मेरे रिलेशनशिप के बारे में है, मैं उससे ज्यादा दूरी रख सकती हूँ। क्या तुम प्लीज यहां तमाशा बंद कर सकते हो? एक बार के लिए उल्लेखनीय रूप से वो झुक रही है, जो अकेले बताता है कि यह पार्टी उसके लिए कितना मायने रखती। समझ में आता है। अगर अपीयरेंसेस की इतनी परवाह नहीं होती तो वह स्कूल में वेल्दी एरिस का नाटक न करती, या अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आधे ग्रेड को इनवाइट न करती। निकला यहां तक कि उसे भी फेस खोने का डर है। विलो को इतने लंबे समय तक अनटचेबली एलिगेंट एरिस के रूप में खेलते देखने के बाद उसे अब एक पार्टी बचाने के लिए झुकते देखकर मुझे लगभग एंटरटेनिंग लगता है। मैं सहमति में सिर हिलाता हूँ। मैं जानता हूँ आज तुम्हारी बर्थडे है, सबका मूड खराब करने की कोई वजह नहीं है ना? उसके साथ मैं मैनेजर की तरफ मुड़ता हूँ। मैं पहले यहाँ एक रूम रिजर्व कर चुका था, जेड रूम विलो लेन के नाम से। मैनेजर रिकॉर्ड्स चेक करता है। सही है, यंग मास्टर चैन। चूंकि आज मिस लेन की बर्थडे है, वो रूम उनके लिए रख देते हैं। बात करना खत्म करके मैं विलो की तरफ मुड़ता हूँ। ये तो ठीक हो गया है ना? विलो राहत की सांस सुनकर एक सांस छोड़ती है।
तो ये पूरा नाटक बस जूलियन और मुझे अलग रखने के लिए था। तुम बस हमें साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम किसके साथ हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विलो। वक्त के साथ तुम समझ जाओगी। मेरे बिना एवन तुम कुछ भी नहीं हो। मैनेजर चुपचाप बगल में खड़ा है, साफ विलो की ओर से शर्मिंदा उसकी यह बात सबके सामने कहते सुनकर। तुम पर और शब्द बर्बाद करना बेकार है। वह बिना रुके पलट जाती है और चली जाती है। मैनेजर मेरी तरफ नजर डालता है तो जेडे रूम तुरंत तैयार करवाता हूं। मैं सहमति में सिर हिलाता हूं। एक बात और, यह सुनिश्चित करो कि वो खुद बिल चुकाए जाने से पहले कोई भी तब तक नहीं जाएगा जब तक बिल पे नहीं हो जाता। ठीक है यंग मास्टर चैन। एक बार सब अरेंज हो जाता है, मैं सोफिया को ढूंढने जाता हूं। विलो जूलियन की तरफ वापस जाती है। जूलियन उसके चेहरे पर अंधेरा देखता है। कैसा रहा? तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? कुछ खास नहीं। वो जूलियन को देखती है, हमेशा की तरह कोमल और ध्यानपूर्वक। एक बार ये बर्थडे पार्टी खत्म हो जाए, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। वो मुझे फिर कभी एक भी काइंड नजर नहीं देगा। जैसे ही मैं अंदर जाता हूं, वो मेन्यू पर नजर चला रही है जब अचानक एक आवाज होती है। वो देखती है और मेरी आंखों से मिलती है। मैं मुस्कुराता हूं। क्या तुम लंबे समय से इंतजार कर रही हो? नहीं, मैं भी अभी आई हूं। सोफिया ध्यान से मुझे देखती है। मैं बेफिक्री से उसके बगल में बैठ जाता हूं। सोफिया को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने करीब बैठूंगा। वो थोड़ी बेचैन हो जाती है। और भी सीट्स थे जहां मैं बैठ सकता था। मुझे उसकी बेचैनी बिल्कुल नोटिस नहीं होती। ऑर्डर कर लिया? अभी नहीं, देख रही हूं। देखने दो। मैं झुकता हूं, उसका हाथ थामते हुए मेन्यू देखता हूं। सोफिया अब मेन्यू पर फोकस नहीं कर पाती। वो बहुत बिजी है मुझे देखते हुए। मुझे कुछ स्ट्रांग फ्लेवर चाहिए। किसी तरह ये मुझे याद दिलाता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। वे दिन भूख, ठंड, बेनींद रातों और बीमारी के मेरे लिए पूरे टॉर्चर थे। यहां तक कि अब दोबारा जन्म लेने के बाद मैं कभी कभी अभी भी सपने में उस जिंदगी में वापस जाता हूं। बहुत स्पाइसी है। मैं मुंह हवा देता हूं, फिर वाटरमेलन जूस का एक घूंट लेता हूं। सोफिया पूछती है, क्या तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है? ठीक है, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें? मुझे भी, वो अग्रीएबली कहती है। चॉपस्टिक्स उठाती है। उनके प्राइवेट रूम में एक वेटर तैनात है सर्व करने के लिए। ज्यादा देर नहीं, रॉयल कोर्ट होटल का ओनर अंदर आता है। उसका नाम नेथन जो है। उसे देखकर मैं शालीनता से अभिवादन करता हूं। अंकल नेथन। नेथन मुझे देखता है, होठों पर एक मुस्कान उभरती है। एवन, तुम भी यहां हो। जैसे ही वो ये कहता है, मुझे एहसास होता है वो मेरे लिए नहीं आया। निश्चित रूप से नेथन सोफिया की तरफ मुड़ता है। वो शालीनता से उसे एड्रेस करता है। मिस ली, हमारे होटल में आपका स्वागत है। अगर कहीं कोई कमी हो बताइएगा। सिर्फ इसलिए कि वो मेरे पिता के करीब हैं। वो सोफिया की असली पहचान जानता है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि वो कौन है या कैपिटल की ली फैमिली की यंग एरिस यूं सिटी में छुपी हुई है। सोफिया एक ब्रीफ एक्नॉलेजमेंट देती है, फिर खाने में वापस लग जाती है। इतनी ठंडी। मुझे पहले लगता था वो एक गर्म इंसान है, लेकिन अब देखकर एहसास होता है सोफिया को लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। नथान एक पल रुकता है, खुद पानी का गिलास भरकर उसे देता है। वो अभी भी कुछ नहीं बोलती। वो कीप योर डिस्टेंस ऑरा पूरे कमरे में भर जाता है। आखिरकार नथान हिंट ले लेता है, तो फिर मैं यहीं छोड़ता हूँ। खाने का मजा लीजिए। रुको अंकल नथान। मैं उसे रोकता हूँ। हियरिंग मेरी आवाज़, नाथन रुकता है, फिर पलटता है। यंग मास्टर चैन। मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी मुस्कान गर्म और दोस्ताना है। वो सच में एक गर्म इंसान लगता है। यही वजह है मुझे वो हमेशा से पसंद रहा। सिवाय अगर मुझे सही से याद है, पिछली जिंदगी में विलो की बर्थडे पार्टी के 3 दिन बाद रॉयल कोर्ट होटल में आग लग गई थी। वजह किचन में अपर्याप्त फायर सेफ्टी था। एक बार आग भड़की, उन्होंने पाया एक्सटिंग्विशर्स काम भी नहीं कर रहे। आग से कैजुअल्टीज भी हुए। इसकी वजह से रॉयल कोर्ट होटल, एक वक्त यून सिटी का टॉप होटल, उस घटना के बाद कभी रिकवर नहीं कर पाया। मैंने सुना नेथान इसकी वजह से बीमार भी पड़ गए। मैं नेथान को देखता हूं और पूछता हूं, तुम्हारे होटल की फायर सेफ्टी कोई इशू तो नहीं है? मेरे क्वेश्चन से चौंक कर नेथन हैरानी से मुझे देखता है। अचानक ये इंटरेस्ट क्यों? यंग मास्टर चैन। बस लगता है शायद किसी को अच्छी तरह चेक करना चाहिए, खासकर किचन। चिंता मत करो, हमारी फायर सेफ्टी फ्लॉलेस है। किसी बात की चिंता नहीं। हम अपने गेस्ट्स की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं बस उसे शांत नजर से देखता हूं। अंकल नेथन, खुद जाकर देखो क्यों नहीं। मेरी जिद देखकर नेथन के चेहरे पर नाराजगी की एक झलक आती है जब वो मुझे देखता है। यंग मास्टर चैन, तुम एग्जैक्टली क्या इंप्लाई कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? तुम्हारे पिता और मैं करीबी दोस्त हैं। वो मेरा कैरेक्टर अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे पिता जानते हैं मैं अपना बिजनेस इंटीग्रिटी से चलाता हूं। तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। मैं लगभग उनके बेटे की उम्र का हूं। उनकी नज़र में मैं बस एक बच्चा हूं। इस बारे में मैं क्या जानूंगा? सोफिया बोलती है। चूंकि उसने पूछा है, क्यों नहीं जाकर एक नज़र डाल लेते? नाथन उसे सच में रिस्पेक्ट देता है। अभी जाता हूं। सोफिया कंपोज्ड रहती है और अपने स्टेटस के साथ, हालांकि वो लगभग मेरी ही उम्र की है,
उसकी बातें किसी तरह ज्यादा वजन रखती हैं और लोगों को जीत लेती हैं। एक बार नाथन के जाने के बाद मैं सोफिया की तरफ मुड़ता हूँ, हैरान होकर। तुमने मेरी मदद क्यों की? मुझे केवल रिक्वेस्ट करनी थी, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन सोफिया के नज़रिए से उसे ये सब जानना नहीं चाहिए था। मेरी बात सुनकर वो कहती है, तुमने पूछा, मदद करना बस नेचुरल था। क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं बस मनगढ़ंत बात कह रहा हूँ? क्या फर्क पड़ता है? सोफिया कहती है, भले ही ये मजाक हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब बस है उसे जाकर चेक करना पड़ेगा। वो ये सब पूरी शांति से कहती है, लेकिन उसे देखकर मेरी छाती में गर्मजोशी उमड़ती है, गहरे विश्वास का एहसास। ये मुझे उस पल में वापस ले जाता है जब मुझे HIV का पता चला था। किसी ने मुझे विक्टिम नहीं माना, सबने कहा मैंने खुद पर आफत बुलाई। अगर मैंने सच में कुछ लापरवाही की होती तो शायद ब्लेम एक्सेप्ट करता, लेकिन सबने वैसे भी मुझे कंडेम किया। वे मुझसे घिन करते थे, मैं खुद से नफरत करने लगा था। मुझे कभी कल्पना नहीं थी कि यह विलो ही थी जिसने जानबूझकर किसी से HIV पेशेंट की सुई मेरे लिए इस्तेमाल करवाई, बस ताकि उसके पास मुझसे शादी न करने का बहाना हो। सिर्फ वो इंसान जिसने तुम्हें फंसाया सच में जानता है कितना बेइज्जत किए गए हो। सोफिया और मैं डिनर पर काफी देर रुकते हैं, खाना खत्म होने के बाद भी नहीं जाते। मैं अपना होमवर्क साथ लाया हूं और वहीं करता हूं। सोफिया कुछ प्रॉब्लम्स में मेरी मदद करती है और हम शाम होने तक रुकते हैं। जैसे विलो की बर्थडे पार्टी समाप्त होती है और सब जाने की तैयारी करते हैं। विलो ने बिल नहीं चुकाया, इसलिए सब वहीं फंसे हैं। विलो मुझे कॉल करती है, पहली बार मैं नहीं उठाता। सोफिया मेरे बगल में बैठी है, देखती है कि मैं रिंग होते हुए छोड़ रहा हूं। मुझे एग्जैक्टली पता है कौन है। मैं इग्नोर करता रहता हूं जब तक विलो 2 बार और कॉल नहीं करती, तब मैं उठाता हूं। एवन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? विलो की आवाज गुस्से से उबल रही है। जितना ज्यादा वो गुस्सा करती है उतना बेहतर मुझे लगता है। हाँ, मैं उससे आगे कोई लेना देना नहीं चाहता, लेकिन पिछले जन्म का हिसाब अभी भी बाकी है, नहीं तो ये बेइज्जती कैसे पचाऊं? मैं मुस्कुराता हूं। क्या हुआ कैंपस क्वीन, इतना नाराज क्यों? यहां आओ और बिल पे करो। विलो आवाज नीचे करती है, झंझट मत करो। उसे लगा पार्टी खत्म होने के बाद वो चली जाएगी और मुझसे कभी डील नहीं करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं यहां उसका इंतजार कर रहा था। अब उसके पास पे करने के पैसे नहीं और सब उसकी वजह से फांसे हैं, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं कहता हूं, ये अजीब है, तुम्हारी बर्थडे है, मुझे तो इनवाइट भी नहीं किया था, तो बिल मैं क्यों पे करूं? क्यों नहीं अपने क्लासमेट्स के साथ स्प्लिट करो, सब मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वे हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे रहे हैं, तुम सबके साथ बढ़िया रिश्ता रखती हो, तुम उन्हें हमेशा खाना खिलाती हो। विलो को मैं हर महीने 1 लाख युआन से ज्यादा पॉकेट मनी देता था और विलो उसे बिना किसी गिल्ट के लेती थी। उसे यकीन था ट्यूटरिंग का पैसा उसका हक था। वो उसके साथ जेनरस भी थी, सबको कभी कभी खाना खिलाती थी। सबको लगता था विलो अमीर है और उसके करीब रहना चाहते थे, लेकिन वो पैसा हर बार मेरा होता था। इवन, क्या तुम्हें सच में ऐसा करना जरूरी है? तुम मुझसे एग्जैक्टली क्या चाहते हो? बिल पे करने आओ। अगर फेवर मांग रही हो उस तरह बोलो, क्या नहीं लगता? फोन पर विलो की एक तीखी नाराज सांस सुनाई देती है। मेरी उस पर पहले जैसी तरह पागलों जैसी डिवोशन नहीं है। जाहिर है वो फ्यूरियस है। मैं मुस्कुराता हूं। राजी नहीं? ठीक है, मैं फोन रख रहा हूं, प्लीज। विलो दांत पीसती है, फोन पकड़े हुए। स्टाफ ने सबको ब्लॉक कर दिया है और कोई जा नहीं सकता। मैं फोन रखता हूं, उठता हूं और सोफिया से कहता हूं, मैं अभी आया। मैं पूरे रास्ते चलते हुए जेड रूम पहुंचता हूं, जहां पार्टी के सब लोग अभी भी जमा हैं। वे सब यहां फंसे हैं। विलो पर हर आंख टिकी है, उसके पे करने का इंतजार। माहौल दर्दनाक रूप से ऑकवर्ड हो गया है, कोई नहीं जा सकता। विलो के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि सबकी नजरों के सामने खड़ी रहे। बस तभी मैं आता हूं। मैनेजर चलकर आता है, यंग मास्टर चेन। वो मुझे ग्रीट करता है। मैं कमरे में नजर घुमाता हूं, सब ड्रेस्ड अप, अपने बेस्ट लुक में। इस दोपहर इन सब ने मुझ पर नाक चढ़ाई। अब इनमें से कोई भी वही अकड़ नहीं दिखा सकता। आखिर यहां फंसे होने से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं, पे करने में असमर्थ। यहां क्या हो रहा है? क्या यह कैंपस क्वीन विलो की बर्थडे पार्टी नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि कोई मजे में है। मैं जानबूझकर विलो को ऊपर से नीचे देखता हूं। उसका चेहरा बाकी सबसे ज्यादा काला है। मिस विलो ने बिल नहीं चुकाया। मैंने बस उन्हें सेटल करने के लिए कहा। आह, बस इतनी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, सीन बनाने की जरूरत नहीं। वे सब मेरे क्लासमेट्स हैं, आज रात का बिल मैं कवर कर दूंगा। बोलते हुए मैं अपना कार्ड थमा देता हूं। मैनेजर उसे लेकर चार्ज करने चला जाता है। हर किसी के चेहरे के एक्सप्रेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब वे मुझे देखते हैं। ये विलो की बर्थडे पार्टी है और फिर भी वो मुझे ही पे करने पर मजबूर हुई। क्या हो रहा है? क्या वो खुद पे नहीं कर सकती? विलो महसूस करती है उसका चेहरा जल रहा है। वो मुझे देखती है। कोई हैरानी नहीं, मैं इतनी आसानी से आया। मेरा सारा पॉइंट यही था, उसे शर्मिंदा करना, ये सुनिश्चित करना कि सबको पता चले वो ब्रोक है, मेरे पैसों पर निर्भर है। वो क्वाइटली पेमेंट सेटल कर सकती थी, लेकिन इसके बजाय मैंने सबके सामने तमाशा किया, सबके सामने कार्ड स्वाइप करने पर जोर दिया। ये आदमी तो पागल हो गया है। ज्यादा देर नहीं, मैनेजर ट्रांजैक्शन खत्म करता है
वो कार्ड और रिसीट मुझे वापस करता है। हो गया यंग मास्टर चेन, ये बिल है। मैं एक नज़र डालता हूँ, फिर जानबूझकर नंबर जोर से पढ़ता हूँ। 8,60,000 युआन। हैप्पी बर्थडे विलो। इस साल कवर कर दूंगा, लेकिन अगली बार नहीं। बोलते हुए जूलियन की तरफ नज़र डालता हूँ। वो मेरे बगल में ही खड़ा है। उसका चेहरा पहले से ही राख और भूरे रंग का पड़ रहा है। रुको, विलो का पैसा सब एवन से आता था। क्या वो सपोज्ड नहीं थी कि एक अमीर एरिस है? देख रहे सबके लिए ये सीन और कुछ नहीं, बस अपमानजनक है। वनेसा आगे आती है। एवन, ये कैसा मजाक है? सिर्फ इसलिए कि विलो का पैसा तुम्हारे थ्रू गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा है। तुम बस उनके परिवार के नौकर के बच्चे हो। तुम उनके लिए होल्ड करते थे। इसमें इतना सेल्फ राइटस होने की क्या बात है? तुम्हारे घर का पैसा किसी नौकर के पास रखा जाता है? मैं वनेसा की तरफ हल्की मुस्कान के साथ मुड़ता हूँ। चूंकि तुम कह रही हो, मैं विलो के नौकर का बेटा हूँ। साफ कर देता हूँ, उसके पिता मेरे घर के ड्राइवर हैं। उस दिन स्कूल के बाहर उसने मुझे छोड़ दिया, विलो और जूलियन को ड्राइव करने के लिए। उन्हें पहले ही निकाल दिया गया है। अगर विश्वास नहीं तो विलो से ही पूछ लो। बोलते हुए मेरी नज़र उस पर पड़ती है। क्या ऐसा है? कैंपस क्वीन? वो मुझे देखती है। उसकी आंखें नफरत से जलती हैं। अपनी पूरी जिंदगी में चाहे कितनी भी गरीब रही, उसने कभी इस तरह की अपमान नहीं सही। अब सब उसे बिखरते देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कह सकती। आखिर मैं इजीली अपना पेमेंट वापस ले सकता था और उसे यहीं छोड़ सकता था। वो मुझे इग्नोर करती है और बाहर निकल जाती है। जूलियन ये सब देखने के बाद पीछे चला जाता है। उसे अभी जो देखा वो लगभग बहुत ज्यादा है। फिर भी उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो ड्राइवर की बेटी है, तो वो एक वेल्दी एरिस होने का नाटक क्यों करती रही? एक बार दोनों चले जाते हैं। मैं कमरे में नजर घुमाता हूँ। अगर कुछ और नहीं है तो सब जाने के लिए आज़ाद हैं। घर जाते समय ध्यान रखना, देर हो गई है। एक एक करके सब जड़े रूम से निकलते हैं। मैं उन्हें जाते देखता हूँ, फिर आखिरकार खुद भी जड़े रूम से बाहर निकलता हूँ। मैनेजर मेरे साथ एंट्रेंस तक चलता है, मुझे एलिवेटर तक देखने के लिए। सोफिया बस तभी पहुंचती है और हम एलिवेटर में 7 कदम रखते हैं। मैं चुप रहता हूँ, असामान्य रूप से शांत। हालांकि मैंने अभी सबके सामने अपनी आइडेंटिटी क्लियर की। इससे कोई खुशी नहीं मिलती। जो मैंने झेला उसकी तुलना में विलो के लिए इतनी छोटी सजा उस नाराजगी को बिल्कुल कम नहीं करती। मुझे चुप देखकर सोफिया कुछ नहीं पूछती। जब हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं, नाथन वहां इंतजार कर रहा है। वो जल्दी से आगे आता है। एवन, इस बार वो मुझ पर फोकस कर रहा है, सोफिया पर नहीं। अंकल नेथन। नाथन मेरा हाथ पकड़ता है। एवन, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह नहीं होती हमारा होटल सीरियस ट्रबल में होता। मैंने खुद चेक किया और हर तरह की प्रॉब्लम्स पाई। ये सब मेरे कजन की लापरवाही थी। मैंने उसे पहले ही भेज दिया, बस यही करना था। नाथन क्यूरियस होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता था हमारी फायर सेफ्टी प्रॉब्लम है? ये सवाल मुझे ऑफ गार्ड करता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय कुछ बनाने के। मैंने रात को इसके बारे में एक सपना देखा था। मेरा जवाब सुनकर नाथन हंसी नहीं रोक पाता। ठीक है, मैं कुछ और नहीं पूछूंगा। वैसे मैंने तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार किए हैं। वो बगल में अपने असिस्टेंट को सिग्नल करता है, जो गिफ्ट्स ले आता है। 2 छोटे गिफ्ट बैग्स। शुक्रिया। भविष्य में जो भी चाहिए हो, झिझको मत। वो जानता है वो मेरा कितना उधारी है। नाथन हमें दरवाजे तक देखने आता है। ली फैमिली की कार पहले से बाहर खड़ी है। अंदर बैठकर मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ। इस वक्त ज्यादा पेडेस्ट्रियंस नहीं हैं, हालांकि ट्रैफिक अभी भी हैवी है, थोड़ा जाम है। आमतौर पर जब सोफिया और मैं साथ होते हैं, हमारे पास बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन आज रात असामान्य रूप से शांत है। सोफिया मुझ पर प्रेशर नहीं डालती। वह बस सोच रही है कि मुझे उस होटल की फायर सेफ्टी प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता था। तार्किक रूप से उस होटल के बारे में नेथन से ज्यादा मुझे कैसे पता होगा? जेड रूम में जो हुआ उसके बारे में उसने भी सुना है। आज विलो की बर्थडे है और उसके पास होने की बजाय मैंने पूरा दिन सोफिया के साथ बिताया। ये तो एक बात है, लेकिन फिर मैंने विलो को इस तरह अपमानित भी किया। मैं सच में विलो के साथ पूरी तरह खत्म करना चाहता हूँ। तो अभी इतना उदास क्यों दिख रहा हूँ? सच में ये उदासी एक पल रहती है, फिर चली जाती है, क्योंकि मुझे पता है मैं दोबारा जन्म लिया हूँ। सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है जब तक मैं पिछली जिंदगी की गलतियां नहीं दोहराता। अभी भी बहुत कुछ ठीक करने का समय है। जल्दी ही थकान मुझ पर हावी होती है। हर रोज इतना पढ़ना सच में थका देता है। लगता है हमेशा के लिए सो सकता हूँ। नींद पहले ही आने लगती है। ज्यादा देर नहीं, मैं सोफिया के कंधे पर झुककर सो जाता हूँ। सोफिया जम जाती है, हिलने की हिम्मत नहीं करती। जब तक हम चैन रेजिडेंस पर पहुंचते हैं, उसका हाथ दर्द करने लगा है। वो हिलने की हिम्मत नहीं करती। मुझे जगाने के डर से तो बिल्कुल स्थिर बैठी रहती है। मिस, हम पहुंच गए। सोफिया बाहर देखती है, फिर उसकी नज़र मेरे पेल सोते हुए चेहरे पर टिकती है। वो झिझकती है मुझे जगाने में। अब तक ड्राइवर बाहर निकल चुका है, इंतजार कर रहा है बाहर, लेकिन सोफिया अभी भी मुझे नहीं जगाती। मुझे कार रुकने का एहसास होता है। जागते हुए मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ और एहसास होता है हम पहले से घर पर हैं।
तब मैं सोफिया की तरफ देखता हूँ। वो वहाँ चुपचाप बैठी है, मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं। मैं थोड़ी अकड़ी हुई गर्दन मलता हूँ और सीधा बैठता हूँ। पहले ही पहुँच गए। सोफिया सिर हिलाती है। तो जगाया क्यों नहीं? तुम इतने शांत सो रहे थे। हमेशा की तरह उसका चेहरा पूरी तरह ब्लैंक रहता है बोलते समय। मैं उसे देखता हूँ और नोटिस करता हूँ उसके कान लाल हो रहे हैं। मुझे याद है वो हमेशा से काफ़ी इनोसेंट रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतनी प्यूरे होगी। मेरा नाम सुनकर सोफिया मेरी तरफ देखती है। मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे डरती हो? नहीं। तो फिर मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? जब भी हम साथ होते हैं लगता है तुम मुझे झेल नहीं पाती। सोफिया धीरे से खांसती है। मुझे बस किसी के इतना करीब होने की आदत नहीं। तुम पहले हो। ये सुनकर मैं हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। तो तुमने मुझे दूर क्यों नहीं धकेला? खुद को यह प्रूव करने के लिए कि वो मेरे द्वारा लीड नहीं की जा रही। सोफिया पूछती है, तुम्हारा और विलो का ब्रेकअप कैसे हुआ? क्या तुम उससे बहुत प्यार नहीं करते थे? ये सवाल मुझे ऑफ गार्ड करता है। मैं खाली सड़क की तरफ देखता हूँ। बस एहसास हुआ कि उससे अब प्यार नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं अंदर जाता हूँ। मैं अभी अभी कार से बाहर निकला हूँ जब चैन रेजिडेंस के गेट्स धीरे धीरे खुलते हैं। डैड। मिस्टर चैन दरवाजे तक चलकर आते हैं। उन्हें देखते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। डैड, आप आखिरकार वापस आए। मिस्टर चैन हमेशा काम में बिजी रहते हैं। ज़्यादातर वक्त मैं घर पर अकेला हूँ। घर में सर्वेंट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें से शायद ही कोई मुझे रोक सकता। ये तो एक बात है, लेकिन मेरे पिता भी मुझे इतना स्पॉइल करते हैं कि मुझे कभी डिसिप्लिन नहीं किया, हमेशा ये सोचते हुए कि जब तक मैं खुश हूँ सब ठीक है। मेरे पिता का मुझ पर दुलार मेरी जिंदगी के सबसे बेफिक्र दिन थे, सिवाय पिछली जिंदगी में मेरे पिता ने मुझे विलो पर इतना फिक्सेटेड होने से मना किया था और मैंने कभी नहीं सुना। इस बार अपने पिता को दोबारा घर आते देखकर उनका चेहरा पहले सख्त है। कुछ फादरली अथॉरिटी वापस पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक ये करूंगा। इस तरह फूट फूट कर रोने लगूंगा। मिस्टर चैन तुरंत घबरा जाते हैं।